हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका जो सलूशन करें हम एनसीईआरटी का, उसको आगे स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक 2.20 तक जो प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली है। आज हम 2.21 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। 2.21 में आपको क्या गिवन है, ठीक है बेटा। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ वीडियो पूरी देखा करो बेटा। जब हम पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरी कंप्लीट देखा करो। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर नीड ऑफ साइंस। कहते हैं जो प्रिसाइज मेजरमेंट है, छोटी छोटी मेजरमेंट हम करते हैं, वो क्या साइंस की नीड है। क्यों है? एग्जाम्पल दिया उसने, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल टू ascertain the speed of an aircraft, one must have accurate method to find its position at closely separate instant of time। कहता है अगर आपको एयरक्राफ्ट की स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा। जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो हमने मेजरमेंट कर दिया, बट उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा टाइम कम लेता है वो। तो उस टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, छोटे से टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो मोर प्रिसाइज हो, यानी कि छोटी सी अमाउंट भी मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसने एग्जांपल दे दिया। अब कहते हैं आप भी ऐसे एग्जांपल दो जिसका आप यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो इसी के लिए रडार सिस्टम बना हुआ है, इसी का एग्जांपल है। और एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे आपको एटॉमिक साइज़ मेजरमेंट करना है, छोटा सा साइज़ होता है एटॉमिक का, उसका साइज़ मेजरमेंट करना है, या आपको किसी की वेवलेंथ मेजरमेंट करनी है। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इसके बारे में लिख सकते हो, टू मेजर द साइज ऑफ एटम, टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट, या वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। आप किसी की भी वेवलेंथ बोल सकते हो, साइज़ बोल सकते हो, या बहुत बड़ा मास भी बता सकते हो, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम स्टार टू अर्थ, स्टार की डिस्टेंस मेजरमेंट करना। ये सारे क्या मोर प्रिसाइज आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए इनको मेजरमेंट करने के लिए। चलिए बेटा, ये कोई ज़्यादा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। अब उसके बाद हम बात करते हैं 2.2 पर। 2.22 पर जो 2.22 प्रॉब्लम है वो क्या दिखाती है, हमें क्या बताती है। जस्ट एज प्रिसाइज मेजरमेंट आर नेसेसरी इन साइंस, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू एबल टू मेक रफ एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटी यूजिंग रूमेंटेटरी आइडिया ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन। कहते हैं जितना इंपॉर्टेंस प्रिसाइज का है मेजरमेंट करने में, उतना ही हमें रफ आइडिया भी दे देती है बेटा किसी क्वांटिटी के बारे में। अब इसने क्या मांगा हमसे, क्या पूछा है, थिंक ऑफ द वे बाय विच यू कैन एस्टिमेट द फ्लोइंग। जो नीचे आपको दिए हुए हैं, कहते हैं उनका रफ आइडिया लेना। आपने सिर्फ एक्यूरेट आप नहीं बता पाएंगे, रफ आइडिया कैसे लेना। फर्स्ट पार्ट में पूछा उसने, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा उसने, द टोटल मास ऑफ रेन बेरिंग क्लाउड ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के अंदर कितना जो बरसात होती है, कितना मास होता है पानी का उस टाइम में, ये आपको मेजरमेंट करना पूरे इंडिया में। कहता है मानसून में बरसात हो जाती है, आपको पता है बरसात हो गई, बरसात होने के बाद जो पानी इकट्ठा हुआ, अब उसका मास कितना होगा। अब ऐसा तो करेंगे नहीं, पूरे इंडिया का पानी इकट्ठा करेंगे और उसको तोल लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्वांटिटी पता है। क्या क्वांटिटी पता है? हमें वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू, अगर लेंथ की बात करें या हाइट की बात करें, इंटू हाइट कर सकते हैं। हमें अपने इंडिया का जो एरिया वो भी पता है कितना है, ठीक है। बरसात जो होती है उस टाइम की, मानसून में जो बरसात होगी उसके हम हाइट मेजरमेंट कर लेते हैं, आपको बता देते हैं टीवी पे आज जितनी mm रेनफॉल हुआ है, जितने mm इतने सेंटीमीटर हुआ है, आपने सुना होगा ऐसा, ठीक है ना। तो उससे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। और डेंसिटी हमें वाटर की पता है, तो डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मास। तो आइए इसको एक बार थोड़ा रफ आइडिया मैं दे देता हूँ। मास का जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये आपके लिए जो है मास का फॉर्मूला रहेगा। इसको करने के लिए देखिए वॉल्यूम कैसे निकालना है आपने। अब आपको इंडिया का जो सरफेस है उसका वॉल्यूम एरिया पता ही है कितना होगा, ठीक है। तो आप उस टाइम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एरिया कितना है इंडिया का, 3.3 मिलियन, 3.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, 3.3 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपको किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है,
ठीक है बेटा, आप इसको मीटर पर सेकंड मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर स्क्वायर में आपको आता है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। उसके बाद एरिया आ गया आपके पास। अब आपको क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। हाइट का मीनिंग है कितनी बारिश हुई इस टाइम में। मान लेते हैं अपना पूरा जो मानसून है उसके दौरान 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर हाइट होती है पानी की। हाइट का मीनिंग क्या होता है, अगर उस बारिश को हम किसी इतने एरिया पे इकट्ठा करें, ठीक है ना, इतना फील्ड बना ले कैसे रेक्टेंगुलर शेप का, और उसमें पानी को इकट्ठा करें तो पानी की हाइट कितनी आएगी, 50 सेंटीमीटर। ये मीनिंग है इस पॉइंट का। तो मानसून के दौरान कितनी बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर होती है बेटा। इसको मीटर बना लेंगे तो 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाया, 100 से डिवाइड कर डाला, ठीक है बेटा। किलोमीटर स्क्वायर को क्या बनाओ, मीटर स्क्वायर बनाओगे तो क्या होगा 3.3 10⁻⁶ तो एज इट इज आएगा। किलोमीटर को मीटर बनाओ तो 10⁻³ और उसका भी स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। तो ये मीटर में स्क्वायर में आ गया एरिया। ये आपकी हाइट आई हुई है, आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, यहाँ से एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी आपको वाटर की पता है, डेंसिटी कितनी होती है वाटर की आपको याद होगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है कि 1000 किलो पानी आएगा किसमें, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, आप एक ऐसा टैंक बनाए जिसके अंदर लेंथ 1 मीटर हो, जिसकी विड्थ 1 मीटर हो और जिसकी हाइट 1 मीटर हो, उसको पानी से भर लो। उसको मापने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर कितना पानी जो है कितना है, 1000 किलोग्राम है। ये मीनिंग है डेंसिटी का। तो डेंसिटी वॉल्यूम आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, वॉल्यूम भी आ गया और डेंसिटी आपको पता है, क्या अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मास अपने पास आ जाएगा। तो मास का फॉर्मूला आपको पता ही है। वॉल्यूम कितना बेटा, एरिया 3.3 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, ये 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने 2 बार। उसके बाद एरिया आ गया। हाइट बोले तो 0.5, ठीक है बिल्कुल। डेंसिटी बोले तो 10⁻3। इसको सोल्व कर लो। उस टाइम में कितना पानी, ठीक है ना, आसमान से नीचे आया, अर्थ पे पहुंचा, उसका मास कितना है, ये आपने मेजरमेंट आप आसानी से कर सकते हो। ये एक मेथड है, रफ आइडिया लगा सकते हैं इससे। दूसरा पॉइंट क्या पूछा इसने, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कहता है द मास ऑफ एन एलिफेंट। कहता है एलिफेंट का मास कैसे मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, आजकल तो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं, धर्म कांटा खुले हुए हैं, आपने देखा होगा ना, कितना गन्ना वगैरह लेके जाते हैं, गेहूं वगैरह, आजकल सब कुछ मेजरमेंट हो जाता है उस पर। ठीक है, ट्रॉली डालो या कोई आपका ट्रक भी है, सीधा उसके ऊपर खड़ा कर दो, वो बता देता है। तो आप एलिफेंट को उसके ऊपर ले जाना और माप लेना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वो ना मिले फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पानी की हेल्प ले सकते हैं बेटा। ठीक है ना, पानी की हेल्प कैसे लेंगे, जैसे हम मास मेजरमेंट करना है, ठीक है, हम एक ऐसी बोट बना लेंगे। बोट का मीनिंग आपको पता ही है क्या होता है, किश्ती। बोट बना लेंगे, उस बोट का एरिया हमें नीचे से पता होगा कितना है। ठीक है बेटा, उस बोट का आपको एरिया नीचे से पता होगा कितना है, क्लियर है। उसके बाद उस बोट को, खाली बोट को पानी में उतारेंगे। तो जब उसको पानी में उतारेंगे, वो कितनी पानी के अंदर जाती है ये भी आपको पता हो जाएगा। आप उस पर मार्क, पानी छप जाएगा बोट पे, उसको बाहर निकाल के लेना, उस हाइट तक माप लेना कितना उस पर पानी छपा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, उस बोट में आपने एलिफेंट को चढ़ा देना है। ठीक है, जैसे उसके ऊपर एलिफेंट चढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे तो एलिफेंट बोट के अंदर चढ़ेगा तो आपको पता ही कैसा लगेगा, आपको देखने में ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। तो बोट के अंदर जब एलिफेंट आ जाता है, ठीक है, आजकल तो कहीं वैसे भी एलिफेंट हो चुके हैं, अपने डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं आपको एलिफेंट, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कैसे एलिफेंट होते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब बोट में एलिफेंट होगा उसको पानी में उतार देना है। तो पानी में उतारोगे, अब बोट पानी के अंदर और ज़्यादा नीचे जाएगी, डूबेगी नहीं, डूब गया तो काम ही नहीं खत्म हो जाएगा, डूबेगी नहीं। यानी कि जो उसका सरफेस होता है, जिस पानी के अंदर कितना जा रहा है, वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर बोट को बाहर निकाल लेना। अब क्या करना आपने, अब ये देखना कितना डेप्थ, कितनी डेप्थ और गई है बोट की। ठीक है ना, मान लो एग्जांपल देता हूँ, मास का फॉर्मूला होगा बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब जितना उसका वेट होता है या जितना उसका मास होता है, उतना ही वो वाटर डिस्प्लेस करता है, आपको पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अब मान लो एरिया था बोट का एरिया आप नीचे से मापा आपने, वो था बेटा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या किया, कितना बोट नीचे गई पानी में, वो मान लेते हैं 1 मीटर जाती है बेटा,
और डेंसिटी कितनी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको पूरे सोल्व करेंगे, आपका जो है मास आ जाएगा किसका, एलिफेंट का किलोग्राम में। तो आप ऐसे जो एलिफेंट का मास भी मेजरमेंट कर सकते हो। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है, सीख गए होंगे आप सभी, उम्मीद है मेरे को आपसे, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कहता है, द विंड स्पीड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। अब तूफान आ जाता है, तूफान जब आता है तो कुछ ही नहीं रहता बेटा, आपको पता है, ठीक है। आजकल लाइट आती है उसमें पता नहीं क्या बच जाता है। तो जब तूफान आता है तो उसमें क्या होता है, आपको जो स्पीड चल रही है, एयर की जो स्पीड होती है, उसकी आपको स्पीड मेजरमेंट करनी है, कितनी स्पीड से वो एयर चल रही है उस टाइम में। तो आप कैसे आइडिया लगाओगे इसका, आइडिया आप क्या करो, ऐसे कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, उसको ऐसे नीचे से हवा के अंदर छोड़ दो, तो जैसे ही वो आगे जाएगा उसको डिस्टेंस मेजरमेंट कर लो, कितनी डिस्टेंस मेजरमेंट की, और टाइम नोट कर लो, ठीक है ना। डिस्टेंस और टाइम दोनों आ जाएंगे, आप स्पीड बता दोगे। कितना आसान सा कंसेप्ट है, हो गया आसानी से, ठीक है ना। आप बड़े इंटेलिजेंट हो, कर सकते हो ऐसा। उसके बाद ये मेथड तो आप अपनी डे लाइफ में नहीं कर पाएंगे, दूसरा मेथड भी है, वो भी कर सकते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, एक बैलून लिया और बैलून के अंदर क्या हुआ, एयर फिल कर दिया ऐसे, और उसको एक धागे से बांध दिया बेटा, ठीक है, धागे से यहाँ पर बांध दिया उसकी, और उसकी हाइट कितनी है, h है, हमें पता है, मान लिया इसकी हाइट कितनी है, h है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर इसने जैसे ही तूफान आया, तूफान आपको पता है इंडिया में आता है जब तूफान, तो 2 दिन की छुट्टियाँ भी हो जाती है कई बार, ठीक है ना। तो तूफान आया और ये जो है बैलून यहाँ पर पहुँच गया ऐसे, और थ्रेड हो गया आपका ऐसा। अब थ्रेड की हाइट लेंथ तो उतनी रहेगी, ठीक है ना। थ्रेड की जो लेंथ है, थ्रेड की लेंथ मत चेंज करना, क्योंकि यहाँ से पकड़ रखा है, तो उसको आपकी जो लेंथ है उसकी थ्रेड की वो चेंज नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कर्व ऐसा बनेगा बेटा, समझ गए होंगे ना आप, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये इतनी शॉर्ट आपने छोटा सा पार्ट लेना है कि एक तरह से लाइन आए, और इसको मान लेते हैं डी, इसको क्या मानेंगे, डी, और ये क्या है यहाँ पर एंगल, ठीक है। एंगल आपके हाथ में होगा, कितना एंगल हुआ, हाइट आपके हाथ में होगी, कितनी हाइट पर आपका बैलून था, ये आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो आपको पता है थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस क्या है यहाँ पर h। तो d आपको मेजरमेंट करना है, तो d का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पर, d = थीटा इंटू h, थीटा इंटू h। थीटा आपको पता होगा, h आपको पता होगा, डिस्टेंस पता चल गया बेटा, क्या पता चल गया, डिस्टेंस, और टाइम और नोट कर लेना, यहाँ से कितने में गया था आपका डिस्टेंस, और वो स्पीड आ जाएगा, निकाल दोगे ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ से आ जाए, टाइम आपने मेजरमेंट कर लिया है, तो आप क्या निकाल देंगे यहाँ से, इसकी स्पीड निकाल देंगे स्टॉर्म की। तो ये भी एक मेथड है। उसके बाद डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में क्या पूछा है इसने, डी पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड। अब भाई किसी किसी के तो नहीं है, मेरे तो हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहे होंगे। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। इसने क्या पूछा आपसे, इसने पूछा है कि आपको अब क्या बताना है, जो आप बच्चे, छोटे बच्चे होते थे ना, एक क्वेश्चन पूछते थे कि आप अपने सिर के बाल गिन सकते हो, अब गिन सकते हैं भाई, ठीक है ना। बड़े हो गए आप, जब छोटे थे तब नहीं गिन सकते थे, अब आप आसानी से गिन सकते हो। कैसे गिनोगे, अभी सिखाता हूँ, देखो कैसे गिनोगे। आपने क्या करना है, पहले तो आपके जो सिर पे है ना बाल होने चाहिए, हेड पे जो आपके बाल होने चाहिए, और बाल जब बचेंगे तभी तो कुछ रहेगा, ठीक है ना, बाल होंगे तभी तो स्टाइल होगा। तो आपके जो हेड पे कितने बाल है ये मेजरमेंट करना, आपने काउंट करने हैं ये। तो वैसे तो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, अगर सारे काट भी तब भी नहीं काउंट कर पाओगे आप। इसका मेथड क्या है, आप एक ऐसे हेयर को उखाड़िए और उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना, एक बाल अपना जो फाड़ना है और ले आना उसको, उसका डायमीटर मेजरमेंट कर लेना बेटा, हेयर का, एक हेयर का डायमीटर मेजरमेंट कर लेना। कैसे करोगे, स्क्रू गेज से, एक डिवाइस आती है जो डायमीटर बता देगी आपके हेयर का कितना है, ठीक है। डायमीटर निकाल दिया आपने, डायमीटर ऑफ, ये डी पार्ट कर रहे हैं बेटा, डायमीटर ऑफ हेयर कितना मान लेते हैं, आ जाएगा जो भी आएगा मीटर में या सेंटीमीटर में, उसको कन्वर्ट करना, वो तो क्या आएगा एमएम में आएगा, आप उसको मीटर में ले आना। डायमीटर आ गया बेटा आपके पास, रेडियस भी आ जाएगी, तो रेडियस आपको पता है d/2 होती है, वो मीटर में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है,
एरिया निकाल लेना एक बाल का कितना है, ठीक है। एरिया ऑफ 1 एयर कितना आएगा बेटे, सिलेंड्रिकल होता है आपको पता ही है, पाई आर स्क्वेयर, बेस का देखना है ना, ऐसे लगे हुए हैं। अब कर्व का नहीं देखना आपने, नीचे का क्या होता है, सर्कुलर पार्ट होता है नीचे से, तो क्या आता है पाई आर स्क्वेयर, तो उसका एरिया निकाल लेंगे एक बाल का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब अपने पूरे हेड का क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है। समझ गए बात मेरी, पूरे हेड का क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है। मान लेते हैं एन अपने जो है हेयर हैं हेड के ऊपर, टोटल एरिया आपको पता ही है, तो आपको क्या होगा यहाँ से एन इंटू एरिया ऑफ 1 हेयर इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ हेड, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ हेड। अब देखो बेटा, ये जो है वो एरिया लेना है जहाँ पर बाल हैं, ठीक है ना। कईयों के क्या होता है यहाँ पर नहीं है, समझ गए मेरी बात, क्या करना आपने। अब उसका तो मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे हम, जैसे किसी के यहाँ से उड़े हुए हैं, किसी के यहाँ से ऐसे, वो डिफरेंट मेथड हो जाएंगे, ठीक है। मेरे जैसे होने चाहिए ठीक ठाक से, ठीक है ना, आपके भी होंगे ठीक ठाक। अभी तो कुछ टाइम बाद देखना रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे आजकल आप काम करते हो, उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हो, तो ये नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है ना। आजकल वो चले हुए वैक्स वगैरह लगाते हैं, हमने कभी लगाई, इसलिए ठीक है। नहीं, आप जब तक यहाँ तक पहुँचोगे तो कुछ ही नहीं रहेगा आपके पास। आजकल तो पिक्चर भी आने लग गई इसके ऊपर, आप देख सकते हो उन्होंने क्या क्या किया होगा पिक्चर में बाल लाने के लिए वापस, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन योर क्लास। अच्छा, इसमें क्या करोगे आप, एन निकालोगे यहाँ से, टोटल एरिया आपको पता होगा, 1 एयर जो आपका हेयर है उसका पता होगा, डिवाइड कर देना, एन आ जाएगा। ये क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ हेयर, आपके कितने हेयर हैं सिर के ऊपर। उसके बाद ई पार्ट करते हैं बेटा, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन योर क्लासरूम। कहता है अपने क्लासरूम के अंदर कितने एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कितने एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, मैंने ही पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी। 1 मोल में जो 1 मोल होता है आपको पता है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम होता है, 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम आता है, अगर आपको याद हो, इन 1 मोल कितना होता है बेटा, 22.4 होता है शायद, 22.4 याद होगा आपको, तो मेरे को तो नहीं याद है, आप इंटेलिजेंट, हाँ 22.4 ही है बेटा, 22.4 लीटर्स, ठीक है बेटा। किस पे होता है, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है बेटा, वो आपकी कंडीशन होती है, 1 मोल में होता है ये। आई बात समझ में। अब आपको पता है एक जो मॉलिक्यूल होगा, ये तो इसमें क्या होता है, 1 मोल में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, 1 मोल में एलिमेंट होते हैं 6.023 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल होते हैं, इतने मॉलिक्यूल होते हैं। वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 22.4 लीटर, ठीक है बेटा, 22.4 लीटर। उसको क्या करो, मीटर बना लो। 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1/1000 मीटर क्यूब होता है, शायद आपको याद होगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है वही है। क्या होगा, 1/1000 मीटर क्यूब, ये मीटर बन गया, ठीक है। अब देखो क्या करना आपने, इतने मीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने मीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल हैं। आप 1 मीटर क्यूब के निकाल लो, इसका मीनिंग ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन 1 मीटर क्यूब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया बेटा, 6.023 10⁻23 अपॉन में 2.24 इंटू 10⁻³ यानी कि इसके क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, 1 मीटर क्यूब में आ गया। अब आपने क्या करना, अपने रूम का वॉल्यूम मेजरमेंट कर लेना है। 1 मीटर क्यूब में इतना है, तो आपका जितना वॉल्यूम हो, मान लो 20 मीटर क्यूब आ जाता है आपका वॉल्यूम रूम का। अलग अलग हो सकता है बेटा, आप किसी स्कूल में, मैं किसी स्कूल में हूँ, ठीक है ना, कहीं स्कूल में ही नहीं है, तो सबका अलग अलग हो सकता है क्लासरूम का।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी आपका वॉल्यूम हो रूम का उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। देखो 1 मीटर क्यूब का आया, 5 का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर, 10 का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपका मॉलिक्यूल आ जाएंगे टोटल कितने प्रेजेंट है उस रूम के अंदर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, 5 पार्ट थे इसके, ठीक है, थोड़ा लेंथी भी था, अंडरस्टैंडेबल था, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको करना है तो। उसके बाद 2.23 की तरफ चलते हैं हम, ये क्या बताएगी देखते हैं उसके बारे में क्या कहता है वो। द सन इज ए हॉट प्लाज्मा विद इट्स इनर कोर एट ए टेम्परेचर एक्सीडिंग 10⁻⁷ केल्विन। कहता है एक सन जो है ना एक हॉट प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा का मीनिंग होता है फोर्थ स्टेट है बेटा मैटर की, लिक्विड सॉलिड गैस आपने सुना होगा, प्लाज्मा भी एक उस तरह की स्टेट है जो ना लिक्विड होती ना सॉलिड होती, ठीक है बेटा। इट्स आउटर सरफेस एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 केल्विन, और आउटर जो सरफेस है उसका टेम्परेचर है 6000 केल्विन, ठीक है। अब कहता है एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन ए सॉलिड और लिक्विड फेज। कहता है इतने टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस ना लिक्विड रह सकता और ना सॉलिड रह सकता, ना लिक्विड रह सकता और ना सॉलिड रह सकता। उसके बाद क्या पूछा इसने, इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी इन रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और गैस। कहता है आप ना डेंसिटी निकालो मास सन की क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, और उस डेंसिटी को देख के ये पता करना आपने क्या ये लिक्विड है, क्या ये सॉलिड है और ये क्या गैस है। किसके बारे में बात करें, सन के बारे में। आपने सन के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है कि सन लिक्विड है, सन सॉलिड है या सन गैस है। कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे, डेंसिटी निकाल के। क्या दिया हुआ आपको, मास दिया हुआ सन का मास दिया बेटा, SM से लिख लेता हूँ, मास ऑफ सन बोले तो 2 × 10⁻30 किलोग्राम, 2 × 10⁻30 किलोग्राम, और रेडियस दिया हुआ है SR से लिख लेते हैं, वो कितना दिया बेटा 7 × 10⁸ मीटर, ठीक है। मास आपके पास है, रेडियस है, रेडियस में क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सन कितना आएगा 4/3 पाई 22/7 R³ 7 × 10⁸, और इसका क्यूब। इन दोनों को डिवाइड करेंगे किस को, मास को और इस वॉल्यूम को, ठीक है। डिवाइड करने के बाद डेंसिटी ऑफ सन आ जाएगा जो आपके पास, ठीक है, मैंने निकाल रखा है, देखते हैं कितना आया था वो सोल्व करके कैलकुलेटर से। वो आया बेटा 1.392 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। 1.392 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो ये क्या दिखाता मैं, ये डेंसिटी गैस की नहीं हो सकती बेटा। गैस की डेंसिटी क्या होती है, अगर आप 1 मीटर क्यूब का बॉक्स बनाओ, जैसे अपनी टंकी होती है ना पानी वाली ऊपर छत पे रखी है जो, अगर उसको खाली कर दो, जब वो खाली हो जाती है तो उसके अंदर कितनी एयर है, 1 किलोग्राम है, पानी नहीं होना चाहिए। जब वो खाली होती है उसके अंदर कितनी एयर है, 1 किलोग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ, वो तो 1 किलो आती है बेटा 1 मीटर क्यूब में, तो एयर की डेंसिटी तो बहुत कम है। अब बात करते हैं पानी की, लिक्विड की। तो वाटर जब होता है उसी टंकी के अंदर आप क्या करो, वाटर फिल करो, तो वाटर कितना आएगा 1000 लीटर, 1000 लीटर। बट ये कितना आ रहा है, ये देखिए, अगर 10⁻³ हटा भी दूं मैं यहाँ से तो ये आ जाएगा 1392, 1392। इसका मीनिंग क्या हुआ, ना तो ये गैस है और ना ये लिक्विड है, ये क्या सॉलिड है। सन क्या होगा, सॉलिड होगा बेटा, ठीक है। समझ में बात आपको, तो हमने क्या आइडिया लगाया यहाँ से, सन क्या है, सॉलिड है। और ये सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी मास की वजह से, इसकी लेयर की बीच में, तो ये अपने आप को पकड़े हुए बेटा, टेम्परेचर भी इसको मेल्ट नहीं करवा पा रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्या ये सॉलिड है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना 2.24 में कहता है, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट ए डिस्टेंस 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जुपिटर की आपको डिस्टेंस दी हुई है, किससे, अर्थ से। क्या डिस्टेंस दिया हुआ आपको, ये 2.24 प्रॉब्लम नंबर भी इधर करेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है बेटा, ठीक है, और ये क्या है, जुपिटर है। जे से नोट कर देता हूँ इसको, ठीक है।
कहता है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ आपको, डिस्टेंस दिया हुआ इसका, डिस्टेंस आपको मैं यहाँ से मेजरमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा एक आइडिया देने के लिए। 824.7 मिलियन 10⁶ और किलोमीटर है ना, किलोमीटर में दिया हुआ है तो km लगा दूँ इसके पीछे, ठीक है बेटा। ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। अब क्या पूछा इसने, कहता है ये अर्थ के ऊपर एंगुलर डायमीटर बनाता है। एंगुलर डायमीटर कौन सा होता है बेटा, ये डायमीटर, ये वाला डायमीटर। और ये अर्थ के ऊपर कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये एंगल बनाता है यहाँ पर बेटा 35.72 सेकेंड, 35.72 सेकेंड। आपको क्या करना है, इसका एंगुलर डायमीटर निकालना है, ये डायमीटर निकालना है तो निकाल देंगे। जुपिटर का डायमीटर निकालना तो निकाल देंगे। कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है एंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एल बोल देंगे बेटा, ठीक है। ये एक तरह से आर आ जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा होता है बेटा एल अपॉन आर। तो थीटा कितना बेटा 35.72 सेकंड है। ये सेकंड को क्या करना आपने डिग्री रेडियन में लेके आना है। तो पहले तो इसको 1/16 इंटू 1/60 तो मिनट में आया, मिनट से डिग्री में आया, और डिग्री से रेडियन में कैसा आएगा π/180, ठीक है बेटा, π/180। ये समझ में आ गया होगा आपको, ऐसे ही होता है ना कन्वर्ट, ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो। तो हमने क्या किया, इसको डिग्री रेडियन बना लिया। उसके बाद लेंथ आपको निकालना ही है, और ये आपको रेडियस दिया हुआ है, लेंथ एक तरह से कितना है ये 324.7 10⁶। ये भाई किलोमीटर में, इसको मीटर बनाओ तो 10⁻³ और आ जाएगा साथ में, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, दोनों साइड को एल निकाल दो, तो आपका जो एल आएगा क्या आ जाएगा, वो साइज आ जाएगा बेटा किसका, जुपिटर का। इसको सोल्व कर लेना बेटा आराम से। अगर मैं सोल्व करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी बेटा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आपका 2.25 थोड़ा स्पीड से करते हैं काम को ताकि जल्दी हो जाए और अपनी जो वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बने। कहते हैं ए वॉकिंग मैन ब्रिस्कली इन रेन विद स्पीड वी मस्ट स्लैंट हिज अम्ब्रेला टुवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। कहता है हम जा रहे हैं और एकदम से बारिश आ जाए तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला को ऐसे इंक्लाइंड करते हैं, आगे की तरफ से बारिश आ रही है तो छत जो अपने अम्ब्रेला होता है उसको हम ऐसे इंक्लाइंड कर लेते हैं, सीधा तो नहीं रखते, ऐसे कर लेते हैं किसी एंगल पर वर्टिकल के साथ। तो कहता है उसने ऐसे वर्टिकल के साथ जो अम्ब्रेला है, ठीक है ना बेटा, क्या किया, ऐसे इंक्लाइंड कर लिया इस थीटा पे, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। उसके बाद क्या कहता है, और इसने एक रिलेशन दे दिया, कहता है भाई जितना मैं थीटा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी, किसकी, रेन की, कहता है जितनी ज़्यादा रेन की स्पीड होगी उतना ही मेरे को एंगल ऐसे करना पड़ेगा, यानी थीटा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसने क्या बोल दिया, टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी, टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी। आपसे पूछा ये ठीक है या गलत है, आपसे क्या पूछा गया, ये ठीक है या गलत है। देखिए टेंजेंट थीटा ये, अब थीटा के तो कोई डायमेंशन नहीं होते, तो इसका मीनिंग इधर क्या है, डायमेंशनलेस, इधर क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी कि m0 l0 t0। बट उधर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, m0 l1 t-1, तो इसका मीनिंग नॉट इक्वल। तो ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला क्या है बेटा, गलत है। इसका जो ठीक फॉर्मूला है वो आपके पास इससे अगले चैप्टर में आने वाला है, चैप्टर नंबर 3 में या चैप्टर नंबर 4 में, वहाँ पर करा दूंगा। तो हमने क्या बताना, ये रिलेशन गलत है उसका। उसके बाद क्या कहते हैं, हम 2.26 पे चलते हैं। देखो इसका फायदा हुआ ना, फॉर्मूला दिया उसने, हमने गलत प्रूव कर दिया। कैसे किया, डायमेंशन फॉर्मूले का यूज़ करके, मैंने आपको सिखाया था इसके यूज़ क्या होते हैं। उसके बाद 2.26 जो प्रॉब्लम है वो क्या कहती है, 2.26 देखिए क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको दी हुई है। इट इज़ क्लेम्ड दैट 2 सीजियम क्लॉक इफ़ अलाउड टू रन फॉर 100 ईयर। कहता है एक सीजियम क्लॉक है या 2 सीजियम क्लॉक हैं, उनको 100 साल तक चलाया, समझते रहो, 100 ईयर, 100 साल तक उनको चला के रखा, चलती रही वो। उसके बाद क्या हुआ, फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, किसी डिस्टर्बेंस की कोई जरूरत नहीं, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फ्री थी। मे डिफर बाय ओनली अबाउट 0.2 सेकेंड। कहता है एक दूसरे से वो 0.2 सेकेंड से डिफरेंस हो गया उनके बीच में। 2 क्लॉक चलाई थी,
दोनों को 100 साल तक चला के रखा, 100 साल बाद दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस आया, 0.02 सेकंड का। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इन 100 ईयर एरर इज 0.2 सेकंड। कितना बेटा, 0.02 सेकंड। समझ गए। अब कहते हैं आपको बताना है कि 1 सेकंड में कितना एरर आएगा। ये कोई पूछने वाली बात है। 100 साल का पता है तो 1 सेकंड का नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं, आपको पता होगा 100 साल को। 100 साल के पहले सेकंड बनाओ, 100 साल के पहले क्या करेंगे, सेकंड। देखो मैं रफली बना देता हूँ। 100 ईयर है, 100 ईयर में कितने दिन होंगे बेटा, 365। 365 में कितने मंथ होंगे, एक दिन में 24 होते हैं, तो 365 में 24 हो जाएंगे। और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं बेटा, ठीक है बेटा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 36,100 होते हैं बेटा, याद होगा आपको, 16 × 16। तो ये क्या आ गया, सेकंड आ गया बेटा। इतने सेकंड में एरर आया बेटा कितना, 0.02 सेकंड। 1 सेकंड में कितना आएगा, ठीक है, इन 1 सेकंड एरर इज 0.02 अपॉन 100 63524 × 60 × 60। इसको सोल्व करेंगे हम। तो इसको सोल्व करने के बाद जो अपना आंसर आएगा, ऑर्डर लिख देता हूँ उसका आंसर का मैं, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 सेकंड। यानी कि आप समझ सकते होंगे कि 1 सेकंड में जो एरर आ रहा है वो बहुत ही कम है। ठीक है बेटा, तो आप 1 सेकंड का एरर भी हमने निकाल दिया। ठीक है, ये रिलेशन भी गलत प्रूव कर दी। उसके बाद 2.27 की तरफ चलते हैं। और 2.27 क्या कहती है हमें, 2.27 कहती है एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ ए सोडियम एटम अज्यूमिंग इट्स साइज टू बी अबाउट 2.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, कहता है एवरेज मास निकालना है। ठीक है, एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी निकालनी है, किसकी, सोडियम की। किसकी डेंसिटी निकालनी है, सोडियम की। ठीक है बेटा, जिसका रेडियस दिया आपको 2.5 एंगस्ट्रॉम। इसको करते हैं, पहले इसको साफ कर ले। 2.27 जो प्रॉब्लम है उसमें क्या करना, आपने डेंसिटी निकालनी है सोडियम की बेटा। उसकी सोडियम का जो एटम है, मॉलिक्यूल है, उसकी रेडियस दी हुई आपको, कितना दिया, 2.5 एंगस्ट्रॉम। 2.5 एंगस्ट्रॉम उसकी रेडियस दी हुई है। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास आपको पता है सोडियम कितना होता है, 23 ग्राम होता है, याद है ना, 23 ग्राम हम यूज़ कर लेते हैं, मास 1 मोल में होता है उसका। तो आप क्या करें, यहाँ से रेडियस आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। 4/3 ये एक मोलिक्यूल का आएगा। अब आपको पता है 1 मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इन 1 मोल वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, 6.023 × 10⁻23। ठीक है बेटा, और साथ में वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³। आर कितना बेटा, 2.5 एंगस्ट्रॉम है। और एंगस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होता है, 10 की पावर -10, ये वैल्यू होती है इसकी, यानी 2.5 × 10⁻10 और इसका क्यूब। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। मास कितना होता है, मास होता है बेटा 23 ग्राम। इसको किलोग्राम बना लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 × 10⁻³ किलोग्राम भी हो गया। तो मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी निकाल देंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। इसको सोल्व करके आपका जो आंसर आने वाला है, सोल्व करके कैलकुलेटर से आप कर सकते हो सोल्व इसको। तो कितना आएगा, सोल्व करने के बाद 4.67 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ गई। ठीक है बेटा, क्या आ गई, ये डेंसिटी आ गई किसकी, सोडियम की। उसके बाद कहता है सोडियम का आपको ना डेंसिटी और भी दी है क्रिस्टलाइन फेज में। क्रिस्टलाइन होती है जो सॉलिड, एक तरह से एक पत्थर जैसी होती है, आपको क्रिस्टलाइन पता होगा आपको। वो कितनी दी हुई है, वो दी है बेटा 970 किलोग्राम मीटर क्यूब। आर द टू डेंसिटी ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इफ सो वाई। देखिए
क्या दोनों सेम ऑर्डर की आई? दूसरी डेंसिटी क्या है बेटा? ये 1 और ये 2, दूसरी जो इसने दी हुई है 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये ऊपर वाली तो क्या बहुत ज़्यादा है इससे। क्यों है ये ज़्यादा? क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, बीच में स्पेस रह जाता है खाली। जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसमें क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, और फ्री स्पेस होने की वजह से क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में क्या होगी, ज़्यादा होगी बेटा। ठीक है, समझ गए दोनों का पॉइंट? कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आसान है बेटा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 2.28 की, इसको नोट कीजिए, आसान सा न्यूमेरिकल है। तो देखिए बेटा 2.28 क्वेश्चन क्या कहता है हमें, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनिएंट ऑन द न्यूक्लियर स्केल इज फर्मी। 1 फर्मी होता है बेटा 10 की पावर -15 मीटर। द न्यूक्लियर साइज ओबे रफली द फ्लोइंग एम्पेरिकल रिलेशन। कहता है अगर आपको एटॉमिक का साइज निकालना है तो आर का फॉर्मूला होता है बेटा आर नॉट, ठीक है ना, ए की पावर 1/3। ठीक है बेटा, ए की पावर 1/3। ए क्या होता है यहाँ पर, न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है बेटा, न्यूक्लियस का जो होता है ऊपर आपको पता है, ए क्या होता है, मास, एटॉमिक मास होता है जो। तो आर यहाँ पर रेडियस है, ए मास नंबर है, आर नोट क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, आर नोट क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, जो भी किसकी ऑर्डर का है, फर्मी के ऑर्डर का है। फर्मी क्या है यहाँ पर, 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। 1 फर्मी किसके इक्वल है बेटा, 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल है बेटा, ये हमें गिवन है। उसके बाद स्टेटमेंट क्या कहती है, उसके बाद क्या पूछा इसने, कांस्टेंट की वैल्यू दी है 1.25 फर्मी, यानी कि आर नोट दिया हुआ है 1.2 फर्मी का मीनिंग 10 की पावर -15 मीटर, ये आपको आर नोट की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद पूछा इसने, शो डैट द रूल इम्प्लाइज डैट न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई, एस्टिमेट द मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड सोडियम न्यूक्लियस, कंपेयर इट विद द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ ए सोडियम एटम ऑब्टेन इन 2.27। जो आपने 2.7 में कंसीडर किया था, डेंसिटी निकाल दी थी, उसके साथ कंपेयर करना आपने। तो इसमें क्या पूछा इसने, आपको रेडियस दे दिया, ठीक है। कहता है आपको जितने भी न्यूक्लियस होते हैं सबकी एक डेंसिटी फिक्स होती है बेटा, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है, वो डेंसिटी निकालनी है। अब डेंसिटी का अगर फॉर्मूला देखें क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास क्या होता है, ये एटॉमिक मास होता है। आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, क्या करना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है और उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, m स्मॉल मास हो गया एक मॉलिक्यूल का, कितना मास होता है टोटल, उसके अंदर a जो उसका एटॉमिक मास होता है ऊपर दिया होता है मॉलिक्यूल का, अपॉन में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, r कितना दिया हुआ है, r नोट, a की पावर 1/3। तो आपने यहाँ पर डेंसिटी निकाल ली, स्मॉल m a/4/3 पाई r क्यूब का मीनिंग है r नोट, a की पावर 1/3 और उसकी पावर कितनी है बेटा 3। तो जब इसको सोल्व किया आपने तो आपके पास क्या आएगा, देखिए डेंसिटी आ जाएगी स्मॉल m a/4/3 पाई r नोट का क्यूब हो जाएगा, a की पावर 1/3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 1 आ जाएगी बेटा, a से a कैंसिल हो गया, a से क्या हो गया यहाँ पर a कैंसिल हो गया। उसके बाद आपको किसकी निकालनी बोल रहा है इसने, सोडियम की निकालने के लिए बोल रहा है बेटा, ठीक है ना, किसके निकालने के लिए बोल रहा है, सोडियम की। सोडियम का जो ये मास होता है यहाँ पर m, ये होता है बेटा एक न्यूक्लियन का मास, न्यूक्लियस का मीनिंग होता है जो एक प्रोटॉन का मास होता है। एक प्रोटॉन के मास को अगर उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास आ जाता है बेटा एटम का, ठीक है ना। तो हमारे पास एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है, जो अगर हम बात करें हमें ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3m। प्रोटॉन का मास होता है बेटा 677 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, आपको याद होगा ये, ठीक है। किसका मास है, प्रोटॉन का। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, ठीक है। न्यूक्लियस के पार्ट को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन बोल देते हैं बेटा यहाँ पर। तो 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 22/7 इंटू r नोट की पावर 3, r नोट ये रहा बेटा ऊपर 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और इसकी पावर 3,
इसको सोल्व करेंगे तो डेंसिटी आपके पास आएगी 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतनी ज़्यादा डेंसिटी आती है बेटा न्यूक्लियस की। और अभी हमने सोडियम की डेंसिटी निकाल ली थी। अच्छा, इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ बेटा। ये जो 2.29 10⁻17 किलोग्राम है, अगर आप एक ट्यूब लेते हो ना, जो अपनी ट्यूब होती है लाइब्रेरी में, उसमें लैब में होती है, लाइब्रेरी में बोल रहा हूँ, लैब में जो अपनी ट्यूब होती है, अगर आप उस ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस को भर लो, सिर्फ न्यूक्लियस को भरना है बेटा, तो उस ट्यूब का जो मास हो जाएगा पता कितना, जितना अर्थ का मास है। इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उस न्यूक्लियस की। अगर हम सभी एटम का न्यूक्लियस निकाल लें और इतने ज़्यादा न्यूक्लियस इकट्ठे कर लें कि एक ट्यूब भर जाए, ठीक है ना, तो उस ट्यूब का जब हम मास मेजरमेंट करेंगे तो कितना आएगा, जितना अर्थ का मास है नियरली। तो देखिए इतनी ज़्यादा डेंसिटी आपके सामने आई हुई है। अभी हमने सोडियम की निकाली थी, कितनी थी, शायद 4.27 इंटू 10⁻3 थी, कोई ज़्यादा नहीं, 4000 के आसपास थी। ये तो 10⁻17 में बेटा आप आइडिया लगा सकते हो कितनी ज़्यादा होती है न्यूक्लियस की डेंसिटी, ठीक है। तो ये मास क्या था यहाँ पर, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन के होते हैं बेटा जो न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस का पार्ट कौन होता है, प्रोटॉन। जिस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसका मास होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन जिसका मास कंसीडर किया जाता है। कितना होता है बेटा, 1.677 इंटू 10⁻⁻27, मेरे याद है शायद यही होता है, 67 होता है, 6 भी ले लेते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में 2.29, ये अब आसान से क्वेश्चन अपने आगे वाले बड़ी जल्दी हो जाएंगे। देखिए इनको स्टार्ट 29, ये आपके पास क्वेश्चन पहले किए हो आपने, जैसे लेजर लाइट से डिस्टेंस का मेजरमेंट करना बेटा। लेजर लाइट से आपको लेजर लाइट की स्पीड पता है, लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है बेटा, v कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है टाइम, आने जाने का टाइम दिया इसने 2.56 सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, और टाइम को क्या कर देना है, हाफ। टाइम को हाफ क्यों करना है, क्योंकि ये आने जाने का टाइम है। आपको क्या करना है, एक साइड की निकालनी है, तो हाफ कर दिया टाइम को। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट चला, लाइट चलाई, यहाँ से लग के वापस आ गई, तो ये तो टाइम यहाँ से जब लाइट चलती है और वापस आने तक का टाइम होता है बेटा, इसलिए हमने क्या करना है, उसको हाफ कर देना है। तो इसको सोल्व कर लो, बड़ा आसानी से हो जाएगा। 3 इंटू 10⁸, टी कितना बेटा, 2.56 अपॉन में 2, इसको सोल्व करके आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा जिसका पूछा उसने लेजर लाइट से। ऐसे ही साउंड का करना बेटा। इससे अगला 2.30, बड़ा आसान है। साउंड की स्पीड पता दी हुई आपको, ब्रैकेट में दी हुई नीचे, और टाइम दिया, टाइम को हाफ कर लेना, डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद 2.31 की तरफ चलता हूँ मैं। 2.31 जो प्रॉब्लम नंबर है 2.31, उस प्रॉब्लम में क्या दिया आपको, क्या बोल रहा है इसने, देखिए। द फारेस्ट पॉइंट इन आवर यूनिवर्स डिस्कवर्ड बाय द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर आर सो डिस्टेंट द लाइट इमिटेड बाय दैम टेकन बिलियन ऑफ ईयर टू रीच द अर्थ। कहता है जितने हमारे फारेस्ट जो सबसे दूर ऑब्जेक्ट हैं, उनसे जो लाइट आती है अर्थ के ऊपर, वो बिलियन ऑफ ईयर लेती है बेटा नीचे पहुंचने में, बिलियन ऑफ ईयर, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट हैव मैनी पजलिंग फीचर, इनके पास बहुत सारे पजलिंग फीचर, हमें नहीं पता इनके बारे में क्या है ये, ठीक है बेटा। विच हैव नॉट येट बीन सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन, जो आज तक एक्सप्लेन भी नहीं किए जा चुके हैं बेटा। वट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ ए क्वेसर एक ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम विच लाइट टेक 3.0 बिलियन ईयर टू रीच अर्थ। कहता है लाइट को नीचे पहुंचने में 3 बिलियन ईयर टाइम लग जाता है। टाइम कितना दिया आपको बेटा, 3 बिलियन। और आपको पता है बिलियन क्या होता है, 3 इंटू 10⁻9 सेकेंड, ठीक है ना बेटा। 3 इंटू 10⁻9 सेकेंड नहीं बेटा, ईयर कितना दिया हुआ ये, ईयर, ठीक है बेटा, ईयर दिया हुआ ये टाइम। आपको क्या करना, डिस्टेंस बतानी इसकी, ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो ईयर है बेटा, इसको सेकंड में बनाओ पहले तो, या किलोमीटर में बना लो, सेकंड में बना लो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁻9, ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, 365, पता है आपको भी किया मैंने, 24 घंटे होते हैं, घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ये टाइम आ गया सेकंड में। लाइट की स्पीड आपको पता है कितनी होती है, तो v कितना होता है बेटा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी इंटू
टाइम कर दीजिए इसको, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी आपने 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁹ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर के साथ सोल्व कर सकते हो, या ऐसे ही अगर आप करना चाहते हो तो सोल्व किया जा सकता है इसको आसानी से, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बेटा। ठीक है, तो ये 10⁻22 किलोमीटर के ऑर्डर में है, 10⁻22 ऑर्डर। ठीक है, आसानी से कर लिया हमने, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हमारे लिए क्वेश्चन करना ये। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2.32 उसको करते हैं बेटा। ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है, देखिए इसको कैसे करना है आपको। प्रॉब्लम नंबर 3.2 क्या स्टेटमेंट है इसके अंदर, क्या दिया हुआ आपको, कहता है इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स द डिस्क ऑफ द मून ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर द डिस्क ऑफ सन। ठीक है, जो सूर्य ग्रहण लगता है बेटा तो क्या होता है, सन की जो डिस्क होती है, जैसे सन है ये, यहाँ पर मून आ जाता है बीच में। ठीक है, और ये मून की कुछ इस तरह से आता है यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे। और हम यहाँ पर हैं, अर्थ कहाँ पर है, ये है, तो हम यहाँ से इसको देखते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारी लाइट ऐसे आगे नहीं पहुँच पाती बेटा, बीच में मून आ गया, सन हमें दिखेगा नहीं, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, डायमीटर निकालना बेटा मून का। किसका डायमीटर निकालना है, मून का। और किसका यूज करना है, एग्जाम्पल नंबर 2.3 और एग्जाम्पल नंबर 2.4। उन एग्जाम्पल में क्या दिया आपको, अगर हम बात करें उसमें एक तो आपको डिस्टेंस दिया बेटा, ठीक है ना, किस किस का, मून का डिस्टेंस, अर्थ से और सन का डिस्टेंस। ठीक है, और आपको अर्थ की और सन की डिस्टेंस भी पता है, ये आपको बातें वहाँ पर दी हुई है। डायमीटर दिया हुआ सन का उस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको पता होंगी, कुछ निकाल लेंगे। देखिए इसको ऐसे मिला लेते हैं, डायमीटर आ गया ये, तो ये डायमीटर किसका आया, सन का, तो DS लिख देता हूँ बेटा। ये डायमीटर आ जाएगा मून का, DM लिख देता हूँ। ठीक है, ये अर्थ की जो डिस्टेंस है ऐसे मेजरमेंट करेंगे, डायमीटर टू डायमीटर होती है। तो इसमें ट्रायंगल बन गए, देखिए बेटा, 3 ट्रायंगल में 2 बन गए यहाँ पर, ABCD और ये E। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से आ गए, अगर हम नोट करें यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे। एक ही ट्रायंगल बनेगा ACD, बट ये जो लाइन है इसमें EB पैरेलल है DC के, EB पैरेलल है DC के, तो इसका मीनिंग है ये लाइन क्या कर रही है, आपस में सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। आपको थ्योरम पढ़ी, आपने 10th क्लास में पढ़ी है ना। ठीक है ना, आपका जो चैप्टर था 6th चैप्टर था, उसमें आपने सेम रेशियो वाली जो थ्योरम पढ़ी है। अगर एक साइड कोई भी उसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या पैरेलल हो तो क्या करती है बेटा, उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, डायमीटर निकालना मून का, यानी कि आपको निकालना है DM। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, आपको डिस्टेंस पता है बेटा, मैं डिस्टेंस का यूज़ करता हूँ यहाँ पर, जो आपको पता है, क्या क्या आपको पता है यहाँ पर, आपको डिस्टेंस पता है ME, यानी कि मून टू अर्थ, मून टू अर्थ डिस्टेंस पता है कितना है आपका, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है बेटा, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, मून टू अर्थ। उसके बाद आपको पता है बेटा सन टू या अर्थ टू सन भी पता है डिस्टेंस, वो कितना है, वो है बेटा आपके पास 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये मैं एग्जाम्पल जो दिया ना उसमें से देख रहा हूँ मैं, वो वहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद कहता है डायमीटर ऑफ सन भी पता हमें, ठीक है ना, CDE, ठीक है ना, या आप इसको मान लो, इसको F मान लो, ऐसे ये पॉइंट नाम क्लियर कर, E मानना बेटा पहले ही हमने, इसको F और ये G, ठीक है, इसको ऐसे ही मानना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डायमीटर ऑफ सन यानी कि आपको FC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, FC कितना दिया हो, वो दिया बेटा 1.39 इंटू 10⁹9 मीटर। अब देखो क्या करना आपने, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये साइड किसके रेशियो में आएगी, इस साइड के, ये साइड किसके रेशियो में आएगी, इस साइड के। समझ गए बात मेरी या नहीं समझे,
सेम रेशियो में डिवाइड करवा दिया हमने, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, ट्रायंगल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों क्या करते हैं, पैरेलल हैं, जी बी किसके, एफ सी के, तो ये क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे एक दूसरे को। आपको ये थ्योरम आती है सिमिलरिटी वाली। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगी, आपको जो निकालना है, आपको निकालना है बी जी अपॉन एफ सी, बी जी अपॉन एफ सी। ये डिस्टेंस आपको पता है डी से ए तक की, डी से ए तक की डिस्टेंस पता है, क्योंकि सन की डिस्टेंस अर्थ से, तो ए डी नीचे आएगा क्योंकि सन का पार्ट नीचे है, तो ये पार्ट नीचे आएगा। और मून टू अर्थ भी पता है आपको, ये कितना है, ये है बेटा आपका, इसको आपने एम ई लिखा हो, इसका नाम रखेंगे ए ई, तो ए ई भी पता आपको, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, तो बी जी कितना आएगा, यहाँ से ए ई की वैल्यू क्या है, ये एम ई रखा जो मैंने, ये कितना बेटा यहाँ पर 3.84 इंटू 10⁸8। एफ सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ सी क्या यहाँ पर डायमीटर है सन का, ये कितना है बेटा 1.39 इंटू 10⁹9 अपॉन ए डी क्या यहाँ पर डिस्टेंस है अर्थ टू सन की, वो कितनी है बेटा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया बी जी इक्वल टू आ गया, सोल्व करने के बाद 3567.9 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, डायमीटर आ गया किसका बेटा, मून का। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझिए, आप आसानी से समझ सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा ये आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में कर चुके हो सेम रेशियो वाले, ठीक है बेटा। अब एक प्रॉब्लम है जो बेटा इसकी हम छोड़ देंगे यहाँ पर, उसको नहीं करेंगे हम, क्योंकि उस प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला यूज होता है वो +2 क्लास में आता है बेटा, अभी वो आपको फॉर्मूला नहीं आएगा, इसलिए मैं उस प्रॉब्लम को अभी यहाँ पर नहीं करवाऊंगा बेटा, उसको बाद में करेंगे जब आपकी +2 हो जाएगा। आप खुद ही कर लेना उसको, आसान है बट आसान से हो जाएगा, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा आपको उसको, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ टर्म लिखूँगा आपको वो टर्म ही नहीं पता होंगी, इसलिए मैं उसको न्यूमेरिकल को यहाँ पर सोल्व करवा रहा बेटा, ठीक है बेटा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए बेटा अपना, ओके बेटा।